नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। सर, आखिरकार वायनाड के मौजूदा एमपी और भावी एमपी समय निकालकर त्रासदी के 3 दिन बाद गुरुवार को वहां पहुंच गए और पूरी की पूरी फोटो शूट करने वाली टीम के साथ पहुंचे। अब सोशल मीडिया पर देखिए राहुल की रील्स किस तरह से नजर आ रही हैं। जिस दिन ये वायनाड में रील्स बनवा रहे थे उसी दिन एक्चुअल में लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बहुत कड़ा प्रहार किया है इन लोगों पे कि आप लोग फर्जी लोको पायलट या बाहर के लोको पायलट को बुला करके रील्स बनवाते हैं, उनको वायरल करवाते हैं। और उन्होंने एक बात और कही उन्होंने कहा कि कोई छोटी मोटी घटना भी हो जाती है तो उसको भी पूरा इकोसिस्टम और पूरी ट्रोल आर्मी कांग्रेस की ऐसे फैलाती है। और उन्होंने ये चिंता भी जाहिर की कि 2 करोड़ यात्री रोजाना भारतीय रेलों में सफर करते हैं, उनमें आप किस तरह की भावना पैदा कर रहे हैं, किस तरह की दहशत पैदा कर रहे हैं। तो अंजू जी, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है जो कुछ इस समय वायनाड में हो रहा है तमाशा। पहली बात तो ये है कि आप तो कह रही हैं कि तीसरे दिन पहुंचे हैं, ये मैं कहता हूं कि गए ही क्यों हैं ऐसे टाइम पर, जब वहां पर राहत कार्य चल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम से लेकर के और राज्य की मशीनरी और दूसरे तमाम जितने भी आरएसएस के लोग सर, आरएसएस के मदद लोग। मदद पहुंचाने वाले हाथ हैं वो वहां लगे हुए हैं, दिन रात रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों भाई बहन क्या 2 4 5 10 दिन और देर से नहीं जा सकते थे? जरूरत क्या थी कि इतनी जल्दी आप वहां पहुंच करके एक ये मैसेज दें कि साहब देखिए हम कितने चिंतित हैं वायनाड के लिए। आप वायनाड तो जा रहे हैं, हिमाचल में भी तो त्रासदी हुई है, वहां भी तो बादल फटे हैं, वहां भी तो लोग उजड़े होंगे, वहां भी तो घर परिवारों पर आफत आई होगी। वहां तो वहां की तो चिंता अभी बयानों में भी दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस के नेताओं के। भाई ठीक है, आपकी वहां सरकार है और वायनाड में केरल में वामपंथी सरकार है, और चूंकि आपकी बहन को वहां से चुनाव लड़ना है और आपने वो सीट खाली की है, तो आप एक आधार बनाने की कोशिश कर रहे होंगे या लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे होंगे कि देखिए हम कितने चिंतित हैं कि इधर घटना हुई और उधर हम जो हैं हेलीकॉप्टर पकड़ के, विमान पकड़ करके और सीधे वायनाड पहुंच गए हैं, लैंड कर गए हैं। और आप वहां कर क्या रहे हैं फोटोशूट के अलावा? आप घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, दूसरी जगहों पर पहुंच रहे हैं। एक जगह तो मैं देख रहा था एक वीडियो, आप बेवजह एक जो लकड़ी टाइप का एक पुल बनाया हुआ है, पानी बह रहा है नीचे से, आप वहां खड़े होकर के फोटो शूट करवा रहे, वीडियो शूट करवा रहे हैं और बताइए। बाकी अधिकारी वहां खड़े हुए हैं। क्या क्या शो कर रहे हैं? वहां क्यों खड़े हैं आप? क्या देख रहे हैं? पानी नहीं देखा क्या इससे पहले? या इससे पहले भारत में अलग अलग जगहों पर जो ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या त्रासदी होती हैं, वो देखी नहीं है? देखना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं? और आपके समझने से, देखने से जो आगे आने वाले दिन हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं रुक जाएंगी क्या? या आप कोई महान वैज्ञानिक हैं कि इतने सुझाव दे देंगे आकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या संबंधित विभागों को या मौसम विभाग को कि साहब इन प्राकृतिक आपदाओं को कैसे रोका जा सकता है? तो मुझे लगता है कि केवल और केवल एक गिमिक है, इनकी राजनीतिक पोस्चरिंग है और एक बाध्यता भी है और एक जल्दबाजी भी है कि साहब देखिए हम इतने चिंतित हैं वायनाड को लेकर के और इस त्रासदी को लेकर के कि हमसे रुका नहीं गया और हम आ गए। ये तो कल ही जाने वाले थे, मौसम खराब था, वहां से ये सूचना आई कि साहब हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता है, अभी बारिश हो रही है, अभी दिक्कतें हैं, तो इसलिए रुक गए ये, तो इसलिए तीसरे दिन गए हैं। पर मेरा वही सवाल है, इतनी जल्दी आपको जाने की क्या पड़ी थी? वहां जितने भी प्रशासन के, पुलिस के, आपदा विभाग से संबंधित जितनी भी मशीनरी है,
सब लगे हुए आप हैं। एक तरीके से उनके हाथ रोक दिए ना, हम्म। सब सफाई देने में लगे होंगे या आपको बताने में लगे हुए होंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और बिल्कुल। किस। तो ये कोई बहुत समझदारी का स्टेप नहीं है। और ये तो इनका एक किस्सा हो गया, एक राग हो गया। एक आईटी सेल बना दी है उसमें ट्रोल एजेंसी बैठा दी है। कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, 10-10, 15-15 कैमरामैन इनके साथ होते हैं, अलग अलग एंगल से वो शूट किए जाते हैं और उसके बाद फिर एक के बाद एक उसको रीट्वीट और इस तरीके से ऐसा वायरल कर दिया जाता है कि पता नहीं कौन सा महान काम कर दिया है, क्या महान कंट्रीब्यूशन दे दिया है। तो ये तो एक फितरत बन गई है, करना धरना कुछ नहीं है और बिल्कुल। बढ़ा चढ़ा करके आपको बताना, जैसे केजरीवाल का अंदाज है वही हम्म। इनका भी अंदाज हो गया है। सर अब दोनों साथ साथ चुनाव लड़े तो कुछ तो सीखेंगे एक दूसरे से, लेकिन आप देखिए जिस वक्त ये सारे ड्रामे राहुल गांधी कर रहे थे, आपने जैसे कहा कि अश्विनी वैष्णव लोकसभा में बोल रहे थे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि उस वक्त भी इंडी गठबंधन के लोग ही रील रील चिल्ला रहे थे उनको, जबकि खुद रील्स बनाते हैं। लेकिन आरोप किस पर लगाया जा रहा था? रेल मंत्रालय पे। जबकि हमें देखा कुली बनकर भी राहुल गांधी कैसे रील्स बनाते थे सर, और फिर लोको पायलट वो जो है उधर चले गए, फर्जी लोगों को लाए। तो ये सब ड्रामे तो वो कर ही रहे हैं। पर नहीं नहीं, सर। मेरी मेरी एक समझ में बात नहीं आ रही है। हम्म। कहीं कोई दुर्घटना घट रही है और अगर रेल मंत्री वहां पहुंच रहे हैं और घटना स्थल का पर्सनली मौके पर जाकर के मुआयना कर रहे हैं, राहत कार्यों को देख रहे हैं, और एक जगह तो वो जब रेल दुर्घटना हुई थी तो 3 दिन तक रहे थे हम्म। और 3 दिन तक रह करके वहाँ सारी चीज़ों को उन्होंने मैनेज भी किया था, देखा भी था। जब तक एक एक यात्री अपने गंतव्य के लिए रवाना नहीं कर दिया गया, तब तक वो वहाँ से हटे ही नहीं थे। एक तो हैं रेल मंत्री जो हम्म। इतनी मानवीयता दिखा रहे हैं और इतनी सजगता और सतर्कता दिखा रहे हैं। दूसरे हैं ये जो दूसरे जोन के, तीसरे जोन के, कहीं दूर के लोको पायलट को बुलवाते हैं अपने खर्चे पे और उनके साथ बैठ कर के जो है आप रील बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और फिर उनको जारी करवाते हैं। तो दोनों की अप्रोच में कितना बड़ा अंतर है। बिल्कुल। एक को बिल्कुल। चिंता है यात्रियों की सुरक्षा की, यात्रियों के घर तक पहुंचाने की। दूसरे को चिंता है कि किसी भी तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए, रेलवे को बदनाम किया जाए। यात्री जो 2 करोड़ रोजाना यात्रा करते हैं उनमें दहशत का एक संचार किया जाए। तो आप अप्रोच देख लीजिए ना कि क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। वहां जाकर आप सिक्योरिटी का इतना तामझाम लेकर चले होंगे, जो वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है उसमें कितना विघ्न पड़ रहा होगा, कितनी बाधा पड़ रही होगी। सारा अपडेट तो आप यहाँ बैठकर भी ले सकते हैं, जिनको काम करने वहां काम कर ही रहे हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता सर जो सबसे ज्यादा मारे जाते हैं केरल में, वो इस वक्त निस्वार्थ मन से वहां काम कर रहे हैं सर। उनके तो वीडियोस नहीं आ रहे, उनकी तो रील्स नहीं आ रही, लेकिन राहुल गांधी के रील्स जरूर आ रहे हैं। पर सर अभी 3 दिन हो गए हैं, अनुराग ठाकुर ने जिस तरह का भाषण दिया था और जो जात को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार चर्चा में है ये मुद्दा। आपको लगता है कि तीर निशाने पर लगा है, इसलिए उस सदमे से भी इंडी गठबंधन के लोग उभर ही नहीं पा रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं भुला पा रहे हैं, राहुल गांधी भी उस स्टेटमेंट को भुला नहीं पा रहे हैं? देखिए, अभी तक जो मोदी की तीसरी सरकार का और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनके तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, सहयोगी हैं, उनका रुख एक शराफत वाला था। हम्म। और जैसा पिछले 10 साल में उन्होंने हर तरह की बदमज़गी झेली, हर तरह के आरोप झेले और जब समय आया तो अपने भाषणों से, तथ्यों के साथ उसका प्रतिवाद किया, उसका उत्तर दिया। अभी तक वो सिलसिला चल रहा था। लेकिन जब सरकार ने देखा कि नहीं, ये तो मानने वाले हैं नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ कर के बोल रहे हैं, छाती पर चढ़ रहे हैं और बेवजह भी छोटी-छोटी चीज़ों को मुद्दा बना कर के सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। और केवल सरकार नहीं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर अटैक किया जा रहा है।
तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि विचार-विमर्श तो हुआ है, रणनीति तो बनी है और तथ्यों के साथ जिस तरीके से अनुराग ठाकुर बोले हैं, उसने ये संकेत और संदेश दे दिया है अंजू जी कि अब बस बहुत हो गया। तुम्हारा ये नाटक, नौटंकी, तमाशा, ये ड्रामा अब हम खत्म करेंगे। और आप देख लीजिए अनुराग ठाकुर के बाद संबित पात्रा का एक भाषण हुआ है। उधर राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी का एक भाषण हुआ है और आज रेल मंत्री का हुआ है। रेल मंत्री ने जवाब दिया है और सबके तेवर आप देखिए क्या है। जिस तरीके से वो चढ़ कर के इनके सिर पर और इनको आईना दिखा रहे हैं, बहुत साफ संकेत है कि अब सरकार इनको इनकी हैसियत और इनकी जगह दिखाएगी। और केवल चीख-चिल्लाहट नहीं है, तथ्य हैं। संबित पात्रा का आप भाषण सुनिएगा तो वो तथ्य लेकर के आए हैं। ये जो नीट में ये पेपर आउट हो गया, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया, नौजवानों का भविष्य बर्बाद और मोदी सरकार ने कर दिया, वो तो सारे तथ्य ले आए कि मनमोहन सिंह के सरकार के समय कब-कब पेपर लीक हुए, कौन-कौन से हुए, अलग-अलग जो इनकी राज्य सरकारें थी, उनमें कब-कब पेपर लीक हुए, यहाँ तक कि हरियाणा में भी, ये जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, यहाँ तक कि राजस्थान में जब अशोक गहलोत थे, वो सब ले आए और यही तरीका है। बल्कि इससे भी आक्रामक तरीके से होना चाहिए, जितने आक्रामक तरीके से ये हुआ है। और आप देखिए अनुराग ठाकुर को किस तरीके से पूरा जो एक दूसरा सिस्टम खड़ा हुआ है, उसने कैसे हाथों हाथ लिया है, कैसे उनकी प्रशस्ति हुई है। अश्वनी वैष्णव का भी जो उन्होंने भाषण दिया है, जो उन्होंने जवाब दिया है, वायरल है, पूरी तरीके से वायरल है। तो यही तरीका है इनको बैकफुट पर धकेलने का और इनको नेक्ड करने का, ये बताने का कि राहुल गांधी अगर बीच बाजार खड़े होकर के, बीच सड़क पर खड़े होकर के ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री घांची हैं, तेली हैं और वो तेली कैसे बने हैं, वो तो जनरल कैटेगरी के थे और इसीलिए ये जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे हैं, तो भैया फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आपकी जाति पूछने का तो पूरा हक है। आप भी बताओ, आप पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, जनजाति हो, वनवासी हो, क्या हो तुम? और दूसरी बात ये है कि तुम्हारी पार्टी के कितने लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें कितने दलित थे, उनमें कितने आदिवासी थे, उनमें कितने पिछड़े थे और ये एक ही खानदान के प्रधानमंत्री क्यों बनते आ रहे हैं और एक ही खानदान के प्रधानमंत्री जो रहे हैं और नहीं रहे, उन्हीं को भारत रत्न क्यों दिए जाते रहे, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिले? और डॉक्टर अंबेडकर को आपने यानी जवाहरलाल नेहरू ने डेलिबरेटली क्यों चुनाव हरवाए थे? और डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? और नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब है, उसमें उन्होंने भारत विभाजन से रिलेटेड और मुसलमानों के कुल मिलाकर के चरित्र को लेकर के जो-जो टिप्पणियां की हैं, उन पर बात क्यों नहीं करते? तो बहुत सारे सवाल हैं जो इनसे पूछे जाने चाहिए और पूछे जाएंगे शायद अब, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हो एक है ना कि इंतहा हो गई, तो अब इंतहा ही हो रही है। अब तो इनको इनकी हैसियत दिखाने का समय है, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जी इनके इरादे क्या हैं। तो सर, जब आपको इरादा पता है, जब आपको बीमारी पता है, तो उसका उपचार भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब उपचार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सर, क्योंकि इन्होंने इसी तरीके से रायता फैलाया लोकसभा चुनाव के दौरान, फेक नैरेटिव चलाए, लेकिन तब बीजेपी ने एग्रेसिव होकर उनकी काट नहीं निकाली, उनका तोड़ नहीं निकाला, जवाब नहीं दिया और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और पीएम मोदी ने तो कह ही दिया था अपने भाषण में सदन के अंदर खड़े होकर कि जिस जुबान में ये लोग इकोसिस्टम काम करता है उसी जबान में जाकर जवाब दिया जाएगा।
तो आप सही कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी में कुछ-कुछ बदलाव हुआ है और मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ सर, अश्विनी वैष्णव तो बहुत शांत किस्म के शख्स हैं, वो तो ऐसे बोलते ही नहीं है। आप देखिए उनका भाषण जो वायरल है, किस तरह से वो बोल रहे हैं, यानी कितने एग्रेसिव हैं और उससे ही पता चलता है कि स्ट्रेटेजी में सच में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये बदलाव अब कायम ही रहेगा, तब इनको पता चलेगा कि फैक्ट्स के साथ बात कैसे होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं, अश्विनी वैष्णव बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बोलते भी हैं तो बहुत ही नम्रता के साथ बोलते हैं हुँ, हुँ। और कटु से कटु सवाल का भी मुस्कुरा करके जवाब देने की उनकी नेचर रही है। पर अगर उनको छेड़ा गया है, इसका मतलब ये है कि गलत तरीके से छेड़ दिया गया है और गलत तथ्यों के साथ छेड़ दिया गया है और जो उन्होंने बात कही है कि बढ़ा-चढ़ा करके चीज़ों को प्रचारित किया जा रहा, आगे बढ़ाया जा रहा, वायरल किया जा रहा है। तो ये चीज़ें किसी भी डिपार्टमेंट और ख़ास तौर से रेलवे जैसे विभाग में जहाँ 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं, जो दिन-रात काम करते हैं रेलवे के लिए। मतलब एक रेल कहीं से छूटती है, डेस्टिनेशन तक जब तक वो पहुँच ना जाए, तब तक किस तरीके से लोको पायलट से लेकर के गार्ड तक और तमाम दूसरे स्टेशन पर बैठे हुए जितने भी अधिकारी होते हैं, अधीक्षक होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं और रेलवे के कर्मचारी 2 करोड़ यात्रियों को रोज़ाना हुँ, उनके गंतव्य तक पहुँचाना, ये कोई बिल्कुल आसान काम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अ, सेना को नहीं छोड़ा, उसी तरीके से ये रेलवे को भी निशाना बना रहे हैं और जानबूझ करके बना रहे हैं। क्योंकि रेलवे का कायाकल्प होना शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अगले 10 साल आप पहचान नहीं पाएँगे कि ये वही रेलवे है, जो ये 2014 से पहले चला रहे थे। अभी आप देख लीजिए नई-नई डिज़ाइन की हुई गाड़ियाँ आ रही हैं और अलग-अलग नाम से आ रही हैं, उनमें सुविधाएँ तमाम तरह की बढ़ाई गई हैं। पहले क्या होता था, पहले की जो वो ट्रेन थी उनका तो कलर भी चेंज नहीं किया गया था, उनमें तो सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रखा जाता था। हमने तो बचपन में यात्राएँ की हैं, जो पंखे लगे होते थे ऊपर छत में, तो कोई पैन-वैन डाल करके उसमें उस पंखे को जबरन चलाया जाता था और ठप हुए पड़े रहते थे, जाम हुए रहते थे। लाइट नहीं जलती थी, चार्जर की कोई सुविधा नहीं होती थी क्योंकि तब तक ये मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन आए भी नहीं थे। आज की ट्रेन्स में आप देखिए और हुँ, जिस तरीके से ठीक है, संसाधन कम है, अभी भी सरकार के पास उतने नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे करके बदल तो रहा है। स्टेशंस का रंग रूप चेंज किया जा रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, नए तरीके की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में जी, रखते हुए उसका मॉडिफ़िकेशन किया जा रहा है, तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी देखिए जो अंग्रेज़ों के द्वारा छोड़ी गई छाप है, उसको चूँकि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बदल रही है और हर जगह चाहे नई पार्लियामेंट को ले लीजिए या जो सेंट्रल विस्टा बना है, नए मंत्रालयों की बिल्डिंग बनी है, मैं तो गया हूँ, पता नहीं आपको सौभाग्य मिला कि नहीं? नहीं, पर मैं उन मंत्रालयों में गया हूँ, देखा है मैंने, 5 स्टार होटलों को भी मात दे रहे हैं। और एक बार मेरी पीयूष गोयल से बात हो रही थी, तो पीयूष गोयल बता रहे थे कि हम अगर इंटर स्टेट कोई कार्यक्रम करते थे, तो हमें मतलब मंत्रालयों में तो कहीं थी नहीं जगह। तो हमें या तो अशोक होटल या दूसरे होटलों में वो सब ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता था और इस तरह का जो हम राज्यों के प्रतिनिधि बुलाते थे, हुँ, उनसे अगर हम बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं किन्हीं मुद्दों पर, तो एक जो आयोजन होता था, उस पर 35 से 40 लाख रुपया खर्च हो जाता था। और आज की तारीख में चूँकि जो मिनिस्ट्री बनी है, उन्हीं में पर्याप्त जगह है, हॉल्स हैं और जो हम उनका पुजापा चढ़ा रहे थे 5 स्टार होटलों का, वो अब सारा बच रहा है। और एक मीटिंग मतलब उनके आने-जाने और वो रहने-वहने का खर्चा जो भी है, रहते हैं वो अपने राज्यों के जो उनके भवन हैं वहाँ और जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो मंत्रालय, मुश्किल से 5 से 7 लाख रुपए में काम हो जाता है। तो आप देखिए कि देश का कितना बच रहा है।
बिल्कुल सर, बहुत सारे मंत्रालय तो किराए की बिल्डिंगों में चला करते थे। मैंने तो वो मंत्रालय देखे हैं जो किराए की बिल्डिंगों में चलते थे और एक 1500 जगह करोड़ 1500 करोड़ हर साल जा रहा था उनका। और सर पेट में दर्द तो इसीलिए ना कि वो पता नहीं जो मालिक थे वो कौन है, उनका कनेक्शन कांग्रेस से क्या है सर। बहुत सारे अंदर के राज हैं जिनके चलते इनको तकलीफ हुई थी जब ये नया संसद भवन बना था। पर सर एक चीज है कि राहुल गांधी ने अभी जो भाषण दिया था सदन के अंदर, खुद उन्होंने जातिवाद पे फिर से बात की थी, जातियों पर बात की थी कि कौन कौन हलवा खा रहा था। लेकिन फिर जब अनुराग ने ये पूछा कि जिसकी जात का नहीं पता है वो गणना की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा दर्द अखिलेश और राहुल गांधी को क्यों हुआ? नाम तो किसी का नहीं लिया गया था। क्या इस तरह का स्टेटमेंट सदन के अंदर नहीं दिया जा सकता है? और सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बयान इन्हीं दोनों के हैं। हम्म। राहुल गांधी ने अलग अलग समय पर पत्रकारों को अभद्र वाणी में पूछा है कि आपका नाम क्या है, आपके मालिक का नाम क्या है, मालिक का नाम बताओ, मालिक का नाम बताओ, मालिक का नाम बताओ, ये चीख चीख करके। और एक जगह तो एक मीडिया कर्मी को इन्होंने पिटवा दिया इस तरह की हम्म। लैंग्वेज बोल करके। अभी वायरल हुआ है अखिलेश यादव का एक वीडियो जिसमें वो किसी ने कोई धमका। सवाल पूछा है तो पूछ रहे हैं कि पिछड़े हो क्या, फिर पूछ रहे हैं कि अच्छा अपना नाम बताओ। वो कोई नाम बताते हैं कि मिश्रा, अरे मिश्रा जी शर्म करो। हम्म। ये लैंग्वेज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, और ये बात पूछी गई अनुराग ठाकुर के द्वारा भी और कुछ दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा भी, आपको अपनी जाति बताने में क्या परेशानी है भाई? आप दूसरों की जाति पूछते फिर रहे हो। आप बार बार ये कहते हो कि हम जाति जनगणना करा करके रहेंगे। अगर आप जाति जनगणना कराएंगे, कैसे तो कराएंगे? पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे तो कराएंगे? किसी से पूछेंगे कि भाई आप कौन हो, कौन जात हो, जो रवीश हम्म। कुमार हाँ, पूछता कौन है। जाति? तो कौन जात हो पूछोगे कि नहीं पूछोगे? तो अगर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से पूछ लिया, हालांकि राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया था, हम्म। अगर पूछ लिया कि कौन जात हो भाई, तो क्या परेशानी क्या है? दूसरों की जात पूछते हो, प्रधानमंत्री के बारे में बेशर्मी के साथ कहते हो कि घाची है, तेली है, और ये तो एक विधेयक ला करके उनको पिछड़ा बना दिया गया था, ये हम्म। तो जनरल कैटेगरी में ही आते थे गुजरात में। इतनी बेशर्मी के साथ आप प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणियाँ करते हो, केवल कॉलर खड़े करने के लिए, और जो आपकी चापलूसी करते हैं, उनकी वाहवाही लूटने के लिए। और जब आपसे किसी ने पूछ लिया, तो मम्मी, मम्मी मेरी इंसल्ट कर दी। तो ये सब कैसे चलेगा भई? नहीं चलेगा ये, आपको जवाब देना पड़ेगा। और सही कहा भई। ये ये बताइए अंजू जी, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर के जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं स्पीकर के हम्म। साथ और राज्यसभा में सभापति के साथ, ये बर्दाश्त करने के लायक है क्या? बिल्कुल। आप चेयर का भी अपमान कर रहे हैं, आप सदन का भी अपमान कर रहे हैं, आप बार-बार बाहर से तस्वीरें ला करके उनको प्रदर्शित करके आप रूल्स की भी अवहेलना कर रहे हैं। तो ये तो इस देश को, सदन को और स्पीकर को सोचना पड़ेगा कि ये नेता प्रतिपक्ष के पद के लायक भी हैं या नहीं हैं। अगर कोई नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, रूल्स तोड़ रहा है, चेयर की तरफ से पीठ घुमा करके बैठ रहा है और सोफे पर इस तरीके से बैठता है, सोफे पर नहीं, जो चेयर हैं पार्लियामेंट की उन पर ऐसे बैठता है, हाथ ऐसे रख कर के जैसे आप ड्राइंग रूम में बैठे हो अपने घर के और टेलीविज़न देख रहे हो, और जैसे भी चाहे वैसे आप बैठ सकते हो। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की हरकतें करते हुए देखा है क्या सदन में? कभी भी नहीं मतलब सर। चाहे आप सत्ता पक्ष की बेंचों पे बैठे हैं या विपक्ष की बेंचों पे बैठे हैं, किसी ने इस तरह का आचरण नहीं किया। इन्हीं के सारे प्रधानमंत्रियों को याद कर लो, क्या कभी उन्होंने ये हरकत की? या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी ऐसे देखा कि वो इस तरीके से हाथ के बैठे हुए हों? ये बैठते हैं। तो अगर आप इतने नॉन सीरियस हैं और इतने अहंकारी हैं और दंभ से भरे हुए हैं, तो आपको सार्वजनिक जीवन में रहना ही नहीं चाहिए।
सार्वजनिक जीवन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ गरिमा होती हैं और हर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का एक सम्मान होता है और उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं। आप रूल्स भी नहीं मानेंगे, आप किसी को सम्मान भी नहीं देंगे, तो आप सम्मान पाने के अधिकारी भी नहीं हैं। बिल्कुल सर। और आप जैसे आपने कहा कि जाति गणना जब होगी तो आप जात तो पूछोगे, तभी तो लिखोगे कि फलाने जात के इतने लोग हैं, तो आपको अपनी भी तो बतानी पड़ेगी ना कि आप कौन से, ताकि आप भी किसी कैटेगरी में आए। आप दूसरों से तो पूछते रहते हैं लेकिन अपनी नहीं बताएंगे, और नाम भी नहीं लिया तो आपको अपमान लगने लग गया। वो क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका ही कहूंगी मैं तो इसको। और किस नहीं, तरह से बता नहीं और पाएंगे ना, कैसे बताएंगे अपनी जात? भाई, इनके जो दादा थे वो पारसी थे, हम्म, इनकी दादी जो है वो भी पारसी हुई शादी करने के बाद, ठीक है। हम्म, फिर उनसे जो संतानें हुई, राजीव पारसी। गांधी और संजय गांधी, वो भी पारसी हुए। राजीव गांधी ने फिर एक कैथोलिक से शादी कर ली, ईसाई से शादी कर ली। तो अब पिता का ही नाम चलता है हमारे यहाँ। तो जो एक सिस्टम है उसमें माता 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 का जो जाति रही है वो तो चलती नहीं है, अभी मान्य नहीं है। बहुत ही मॉडर्न परिवार हो तो अलग बात है। तो भाई, पारसी का बच्चा जो है वो क्या हुआ? पारसी ही हुआ। अच्छा, पारसी है राहुल गांधी, लेकिन एक बार रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि नहीं नहीं, ये तो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। तो भैया, ये दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हुए? मतलब ये तकनीक भी समझाओ इस देश को। ये तो समझाना पड़ेगा ना। अगर आप अपनी जाति बताओगे कि मैं पारसी नहीं हूं, मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं, तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी तकनीक से आप दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं। तो ये समस्या है इनके सामने, इसलिए वो उखड़ गए। और ये जो अपने दादा को अकीदत पेश करने के लिए नहीं जाते प्रयागराज, जहां उनकी कब्र है, वो इसीलिए नहीं जाते कि जब जाएंगे तो फिर लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि भाई, अगर दादा आपके पारसी थे तो आप दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हुए, आप हिंदू कैसे हुए? तो ये हिंदू भी बने रहना चाहते हैं, भ्रमित भी करे रहना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। सर पर मुझे ऐसा लगता है कि इनको लग रहा है कि इन्होंने वो जातीय जनगणना का जो कार्ड खेला था उससे इनको काफी कुछ मिला। 99 सीटों तक कांग्रेस पहुंच गई, इंडी गठबंधन को भी उससे फायदा हुआ। तो ये ना उस कार्ड को चिपकाए रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इसी कार्ड पर हम 5 साल निकाल देंगे जैसे तैसे, और हर चुनाव से पहले, अब विधानसभा चुनाव होने हैं कई राज्यों में, हरियाणा भी उसमें से एक है, तो इनको लग रहा है वहां पर भी हम यही खेलते रहेंगे तो शायद बात बन जाए। इसीलिए इस मुद्दे को छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन अब जब से अनुराग ठाकुर ने कहा उसके बाद तो मुझे लगता है कि खुद ही इस मुद्दे को छोड़ने के बारे में सोच रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब इन्होंने ये संविधान खत्म कर देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, इनके जब ये प्रचार शुरू हुए, रणनीति शुरू हुई और संविधान की प्रति लेकर के जब इन्होंने घूमना टहलना शुरू किया और सभाओं में दिखाना शुरू किया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और इनके रणनीतिकारों ने, और जो रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग जगहों से, उन्होंने इसको सीरियसली लिया नहीं और उसकी काट करने में, रणनीति बनाने में बहुत देर कर दी। तो जितना नुकसान होना था वो हो गया। अब इनकी नींद खुली है भारतीय जनता पार्टी की। अब इन्होंने तथ्यों के साथ कांग्रेस को निवस्त्र करना शुरू कर दिया है कि भैया, 50 के दशक में नेहरू के समय ही काका कालेलकर की जो है रिपोर्ट आ गई थी, उसको आपने 18 साल तक क्यों दबाए रखा? मंडल कमीशन की रिपोर्ट 80 में आ गई थी, उसको 12 साल तक क्यों दबाए रखा? आपने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी ने आकर के दिया? आपके 3 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में लेख लिख करके आरक्षण का विरोध किया, राजीव गांधी ने आलोक मेहता को दिए इंटरव्यू में विरोध किया और बुद्धू बताया इनको, यानी पिछड़ों को, दलितों को बुद्धू बता दिया कि मैं बुद्धुओं को जो है आगे नहीं आने दूंगा। इसके बाद तो मनमोहन सिंह भी रहे, उन्होंने क्यों नहीं किया 10 साल तक? वो भी क्यों बैठे रहे? और ऐसी बहुत सारी सिफारिशें, बहुत सारे आयोग, बहुत सारी जो है रिकमेंडेशन आप दबा करके क्यों बैठे रहे? 2006 में
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी भाई, बिल्कुल। 2014 तक क्यों नहीं अमल किया उस पर? और 2014 के बाद जो सरकार बनी है उसकी छाती पर क्यों चढ़े हुए हो कि रिपोर्ट लागू करो, रिपोर्ट लागू करो? तब क्यों नहीं किया? बिल्कुल। तो ये सब जो चल रहा है, ये अब इनको देश के सामने नेक्ड किया जा रहा है, निवस्त्र किया जा रहा है कि ये इनका असली रूप है और ये अब नाटक नौटंकी कर रहे हैं राजनीतिक कारणों से। तो मुझे लगता है कि जब कोई खुलकर के मैदान में आ ही गया है और उसके इरादे भी आपको पता है क्या हैं और बीमारी भी पता है, तो अब ये उपचार करने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपना गियर बदला है, मुझे लगता है कि अब स्पीड पकड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि जिस तरह का फेक नैरेटिव फैलाते रहे हैं किसानों के मामले में भी, वो फैक्ट सामने नहीं आते, वो फैक्ट जनता के सामने रखने पड़ते हैं, एक बार नहीं बार बार परोसने पड़ते हैं। इन्होंने भी तो आरक्षण को लेकर कितनी बार बोला, संविधान को लेकर कितनी बार बोला कि लोगों के दिमागों में वो बात बैठ गई। तो अब सच में बीजेपी को भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, बार बार हर प्लेटफॉर्म पर इनको बेनकाब करना पड़ेगा, तभी वो एग्रेसिव तौर पर इनका सामना कर पाएंगे सर, और इनके जो फेक नैरेटिव है उसकी काट निकाल पाएंगे। और आप सही कह रहे हैं सर कि गियर बीजेपी ने शायद बदल लिया है अब अनुराग ठाकुर के भाषण के बाद से, और ये गियर जो है मुझे लगता है अब अगले गियर पे ही जाएगा और देखने को मिलेगा कि अब ये किस तरह से उसका ये सामना करते हैं इंडी गठबंधन वाले, इनका फेक नैरेटिव अब कहाँ ठहरता है सरकार के सामने। सर आपने विस्तार से इस विषय पर जो जानकारी दी मेरे दर्शकों को और मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।